हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल की वीडियो में हम पढ़ रहे थे समास। समास क्या होता है? समास दो पदों से मिलकर बनने वाला एक पद होता है। और कल हमने समास की परिभाषा पढ़ी थी, समास के भेद पढ़े थे और उसमें से 3 भेद हम कर चुके थे। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये हम कल की वीडियो में कर चुके थे। उनकी परिभाषा भी पढ़ चुके थे और उदाहरण सहित उनके कुछ एग्जाम्पल हमने दिए थे, घर से करने के लिए भी दिए थे। कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। जिसने किया अच्छी बात है बेटा, जिसने नहीं किया उनके लिए भी अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, तो जिन्होंने नहीं किया उनके गंदे मार्क्स आएंगे। ठीक है, जो जैसा चाहता वैसा तो होगा ना। अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, जो हम एक इनके लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते, सही टाइम नहीं, बट ये साथ के साथ में थोड़ा थोड़ा करते रहे ना तो धीरे धीरे अपने आप ही हमारी तैयारी हो जाती है। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास, जो समास का 4th भेद है हमारा अव्ययीभाव। अव्ययीभाव जैसे कि हम वीडियो भी पढ़ चुके। अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो कभी चेंज नहीं होता, ना उसका लिंग चेंज होता है, ना वचन चेंज होता है, ना उसकी विभक्ति चेंज होती है, ना लिंग के आधार पर चेंज होता है। तो अव्यय वे शब्द होते हैं, इसकी भी हम वीडियो डाल चुके हैं। और जिस समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो, या तो उपसर्ग मिलेगा जैसे आ, पर, ने, इस तरह के सब मिलेंगे, या आपको अव्यय मिलेगा जैसे ये हमारा समस्त पद है। जुड़े हुए पदों से समस्त पद बनता है। इन पदों को अलग अलग करके लिखेंगे, वो विग्रह होता है। तो जैसे आजीवन, तो आजीवन का मतलब होता है बेटा, जैसे आपने पढ़ा होगा शांतनु आजीवन ब्रह्मचारी रहे, पढ़ा था ना। तो आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत या जीवन भर। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे, इंग्लिश में जैसे कहते हैं लाइफ टाइम। यस, हाँ, तो इसका विग्रह करेंगे, हमारा विग्रह हो जाएगा जीवन बेटा आजीवन का हो जाएगा जीवन पर्यंत। मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। पर्यंत मैंने भर, जीवन भर। यस मैम। पर्यंत जीवन भर भी लिख सकते हैं, जीवन भर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर्यंत का मतलब होता है ताउम्र, जिसको कहते हैं पूरे जिंदगी जब तक आपकी है। अब है आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन का होगा बेटा प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन, यहाँ प्रति मास भी आ सकता है। अगर प्रत्येक दिन, अगर प्रति मास आ जाएगा तो क्या करेंगे? प्रत्येक मास। ठीक है, प्रति सप्ताह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक सप्ताह। बेघर, बेघर का क्या होगा? बेघर कौन होते हैं? जिनके पास घर नहीं होता, तो इसको कहेंगे हम बिना घर के। बिना घर के, बिना घर के, जिसके पास घर नहीं होता उसको कहते हैं बेघर। लावारिस, लावारिस क्या होता है? लावारिस मैम, जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई वारिस नहीं होता। वारिस रहित, वारिस रहित, वारिस रहित, बिना, वारिस बिना या वारिस रहित, वारिस रहित, बिना भी लगा सकते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति का क्या बनेगा? अब मैं बस 1-2 और लिखूंगी, बाकी तुम करके लाएगा अपने आप। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के, वो कहते हैं ना यथाशक्ति, दान दीजिए शक्ति के अनुसार। ये बस मैंने आपके लिए छोड़ दी है, एक बार बता देती हूँ, फिर आप करके लाएंगे। अब आपका भरपूर, भरपूर क्या होता है? पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है? जो सामने होने वाला। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सामने होने वाला। यथासंभव, संभावना के अनुसार। यथासंभव क्या होगा? संभावना के अनुसार। प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या होता है? प्रतिकूल मौसम, अनुकूल मौसम। प्रतिकूल होता है जो हमारी इच्छा के अनुकूल होता है, जो हमारे मन के अनुकूल कोई बात होती है उसको कहते हैं अनुकूल, और जो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होती उसको कहा जाता है प्रतिकूल। समझ आएगा?
यस मैम। अब यथा विधि यथाशक्ति के अनुसार चेंज हो जाएगा। यथा शक्ति का हमने किया था शक्ति के अनुसार, और यथा विधि का हो जाएगा विधि के अनुसार। बेशक 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 बिना शक के, यानी कि जिस पर हम शक नहीं करते, बिना शक के। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, वो कहते हैं ना हाथों हाथ फ़ोन ठीक करवाइए, बोलते हैं ना हाथों हाथ। रातों रात, रातों रात ये घटना घट गई, रातों रात ऐसा हो गया, है ना। तो इनका हो जाएगा हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बेशक बिना शक के, यथा विधि विधि के अनुसार, अनुकूल जो हमारे मन के अनुसार होती है जो बात, प्रतिकूल जो हमारे अनुसार नहीं होता, यथा संभव संभावना के अनुसार, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो। समझ आ गया। ये था बेटा हमारा अव्ययीभाव समास। इसमें हर में पहला पद हमारा अव्यय या उपसर्ग है। जैसे आजीवन में आ उपसर्ग होगा, प्रतिदिन में प्रति अव्यय हो गया, बेघर में बे हमारा उपसर्ग हो गया या अव्यय मान लीजिए, लावारिस ला उपसर्ग हो गया, यथा में यथा हो गया, भर में भरपूर में भर हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा। आ गया समझ में? यस मैम। अब हम चलेंगे अगले समास की ओर। अगला समास है हमारा द्विगु समास, सबसे आसान। द्विगु एंड दवन सबसे आसान समास होते हैं। दवन तो आपने सीख ही लिया, माता पिता भाई बहन राजा रानी पढ़ा था ना कल। यस मैम। उनमें तो केवल आपको और लगाना है, और जब समस्त पद लिखना हो तो उनके बीच में हाइफन लगा के उनको जोड़ देना है। द्विगु समास भी ऐसा है। द्विगु समास में भूल जाते हैं हम। द्विगु समास में पूर्व पद कौन सा होता है? पहला पद। पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्यावाचक गिनती मिलेगी आपको। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि उसका पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा। जैसे नव रतन, नव मैंने नो, त्रि मैंने तीन, चौ मैंने चार, त्रि मैंने तीन, तो पहला पद क्या मिलेगा आपको? संख्यावाचक। और जब इनका हम विग्रह करेंगे तो हम कैसे करेंगे? नौ रतन, तो हम लिखेंगे नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। नवरत्न क्या होता है? नौ रत्नों का समूह। त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल, तीन भुजाओं का समूह। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और समूह की जगह एक और शब्द लिख सकते हैं हम, तीन भुजाओं का समाहार। वैसे समाहार ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है। एक मिनट। तीन भुजाओं का समाहार। समाहार और समूह एक ही बात होती है। समाहार का प्रयोग हम ज़्यादातर संस्कृत में करते हैं, संस्कृत में करके इसके पीछे विसर्ग लगा देते हैं। द्विगु समास का जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो समूह के प्लेस पर हम समाहार शब्द लिखते हैं और उसके पीछे विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है ना? यस मैम। आगे ऐसे चौराहा, चौराहा क्या होते हैं? जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं, तो चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। चार, चो मैंने चार, राह मैंने राहों, राहों रास्ते जानते हो ना चौराहा? यस मैम। राहों का समाहार। ये पेन बढ़िया हुई तुम्हारा। त्रिवेणी क्या होती है? त्रिवेणी, वेणी क्या होती है? वेणी, त्रि मैंने तो तीन हो गया, वेणी, वेणी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना? यस मैम। वेणी किसको कहा जाता है? नदी को। वेणी होती है हमारी नदी। वेणी होती है हमारी नदी। तो हम लिखेंगे तीन नदियों का समूह। तीन वेणी को क्या कहते हैं? नदी। यस मैम। तीन नदियों का समूह, तीन नदियों का समूह या समाहार भी लिख सकते हैं ना। अब पंजाब, पंजाब, पन मैंने पाँच, पन मैंने पाँच, और आब मैंने, आब भी बेटा नदी है। पांच नदियों वाला प्रदेश किसको माना जाता है? मैम किसको? पंजाब को। पंजाब। पंजाब। पांच नदियों वाला देश।
प्रदेश बोला मैंने, प्रदेश। प्रदेश मैंने राज्य। तो 5 नदियों वाला राज्य कौन सा हमारा? पंजाब। पंजाब। 5 नदियाँ बहती हैं उसमें, तो इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा। तो ये हो जाए 5 नदियों का समूह या 5 नदियों का समाहार। 5 आबों भी लिख सकते हो, आबों। सप्ताह, सप्त मैंने क्या होता है? 7, और आह मैंने दिन। 7 दिनों का समूह या 7 दिनों का समाहार। नवग्रह, नवरत्न ऊपर लिखा था, नीचे नवग्रह लिखा है। नव मैंने 9 और ग्रह मैंने ग्रह। 9 ग्रहों का समूह या 9 ग्रहों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौमासा, मास क्या होते हैं? मास, मैम मास क्या होता है? मास, मास, महीने। हाँ। तो 4 मासों का समूह। समूह। पंच तत्व, 5 तत्व तत्वों का समूह। दोपहर, दोपहर। दोपहर, दोपहर। दोपहरों का समूह। बहुवचन में दोपहरों लिखना का उसको, समूह। दोपहर नहीं लिखना, दोपहरों, दोपहरों का समूह। 4 मासों का समूह। 5 तत्वों का समूह। पंचतंत्र, पंच तंत्रों का समूह। हाँ। तो ये आपको होमवर्क में करके लाना, ठीक है? ओके मैम। ये आपका होमवर्क है। अब रह गया हमारा लास्ट समास। और लास्ट समास कौन सा समास है हमारा? कर्मधारय समास। लास्ट समास कौन सा है? कर्मधारय समास। ये समास बहुव्रीहि समास से कुछ मिलता जुलता होता है, यानी कि बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय इन दोनों से मिलता जुलता होता है। तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य हम पढ़ चुके हैं। Yes, एक ma'am. पद दूसरा एक शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ना। Yes, ma'am. तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य का मेल होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। तो ये हमारा समस्त पद और ये हमारा विग्रह। तो घन श्याम, घन श्याम, घन मैंने क्या होता है? घन का मीनिंग क्या होता है? घन, घन का मीनिंग घर, नहीं, धन। घन 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 मैंने होता है बादल। घन का मतलब क्या होता है? मेघ, बादल, मेघ। मेघ, बादल। और श्याम मतलब आपका वक्त। श्याम, श्याम वो श्याम नहीं कह रही मैं, वो वक्त नहीं, वो श्याम नहीं बोल रही मैं। श्याम है, वो शाम होता है, ये श्याम है, श्याम, श्याम, श्याम। श्याम क्या होता है? श्याम, कृष्ण भगवान को श्याम कहा जाता है। Yes, क्यों ma'am. कहा जाता है? क्यों कहा ओम जाता श्री है? श्याम देवाय नमः बोलते हैं ना। तो श्याम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका रंग जो है उसका श्याम वर्ण होता है, श्याम, सांवला वर्ण होता है ना। तो घन मैंने बादल और श्याम मतलब सांवला, काला, यानी कि काले बादल जैसा, ठीक है ना। तो घन श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, यानी कि बादल जैसा काला, बादल जैसा काला। तो हम लिखेंगे, इसका विग्रह करेंगे, घन के समान, घन के समान श्याम। श्याम मतलब क्या होता है? सांवला। Yes, ma'am. तो बादल जैसा श्याम। शाम। अब हमारा मृग लोचन, मृग मैंने मृग, मृग हिरन को मृग बोलते हैं ना। Yes, ma'am. और लोचन मैंने होती है आँख। आँख। लोचन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? आँख। मृग जैसी, मृग जैसे लोचन, मृग जैसे लोचन। देखो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य क्या है कि इसके आँखों की तुलना, किसी की आँखों की तुलना मृग के नैनों से की गई है ना। Yes, ma'am. इसकी आँखों की तुलना मृग के नैनों से की गई है। ऐसे घन श्याम, यानी कि घन की तुलना, बादल की तुलना श्याम वर्ण से की गई है। तो हम लिखेंगे मृग के समान लोचन, इनके बीच में समान लगा देंगे। मृग के समान, और लोचन क्या होता है? लोचन आँखें, अभी तो बोला मैंने। अब हमारा कमल नयन, कमल नयन, कमल नैन, कमल जैसे नैन, कमल जैसे नैन,
कमल जैसे नैन, नैन, कमल रूपी नैन भी लिख सकते हैं। कमल रूपी, कमल रूपी नयन, नयन मैंने क्या होता है? नैन मतलब आंखें, और लोचन भी आंखें, है ना। और कल आनंद पढ़ा था, आनंद क्या होता है? मुख, मुंह। मुख होता है। नरसिंह, नर, यहाँ पर नर मेरे की, को पता है नरसिंह क्या है। हाँ हम नरसिंह नरसिंह वो भगवान का एक अवतार अवतार है, था। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं वहाँ सिंह मतलब खंबे में से भगवान मैम सिंह प्रकट हुए थे, है ना। मैम नरसिंह बन के उनने हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप का वध किया था, यानी कि सिंह का रूप धारण करके, है ना। सिंह का रूप धारण करके। तो यहाँ क्या, नरसिंह, जब भी उनका नाम नरसिंह पड़ा था तो सिंह जैसा नर, सिंह जैसा नर या सिंह के समान ताकतवर नर, सिंह के समान नर, सिंह के समान, समान का मतलब यहाँ ताकतवर नर। अब आगे मैं आपके लिए छोड़ दूँ, एक और कर देती हूँ। हाँ, तो नरसिंह, सिंह के समान नर। अब चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख या चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा के समान, चंद्रमा की तुलना यहाँ सुंदरता से की गई है ना। तो किसी के मुख की तुलना की है चंद्रमा से, चंद्रमा जैसा मुख। चंद्रमा जैसा मुख। अब बस मैं वो छोड़ देती हूँ। पुत्र रतन, रतन के समान पुत्र, रतन के समान पुत्र, यानी कि पुत्र रतन मतलब कीमती, तो पुत्र को कीमती माना गया है। तो यहाँ का है पुत्र रतन के समान पुत्र। पर्णकुटी, पर्णकुटी क्या होती है? पर्ण मैंने घास फूस, पर्ण मैंने घास फूस, और कुटी मैंने कुटिया, कुटिया। तो पर्ण, पर्ण से बनी कुटी या पर्ण के समान कुटी। कर कमल, कर मैंने होते हैं हाथ, और कमल मैंने कमल। यहाँ पर उसके हाथों की तुलना किससे की गई है? कमलों से। कमल जैसे कर, कमल के समान कर। इसमें ये भी है, ये पहला पद, लास्ट वाला पद पहला पद बन जाएगा। कमल जैसे कर या कमल रूपी कर। चरण कमल, यहाँ पर चरणों की तुलना किससे की गई है? कमलों से। कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, बोलते हैं ना भगवान को भी, भजन में भी आता है चरण कमल। लाल मणि, लाल मणि, लाल अलग अलग करके भी लिख सकते हो इसको, लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। महात्मा, महान आत्मा, महात्मा क्या कहेंगे? महान आत्मा, महा का महान बना देंगे, महान आत्मा अलग अलग करके लिख देंगे, महान आत्मा। पीतांबर, पीला अंबर, पीला अंबर, पीत मैंने पीला, अंबर मैंने कपड़ा, कपड़ा, अंबर मैंने कपड़ा, पीला अंबर। देहे लता, लता रूपी देहे, लता रूपी देह, जैसे लता क्या होती है? कोमल होती है ना। तो यहाँ पर देह की तुलना किससे की गई है? लता से, लता रूपी देह। समझ आ गया? तो इस पद में कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। एक शब्द की दूसरे शब्द से तुलना की जाती है, यानी कि एक तरह से यहाँ तुलना की है। यहाँ देह लता, लता की तुलना किससे की गई है? देह की तुलना लता से की गई है। इसी प्रकार पीतांबर, पीला अंबर, महात्मा, महान आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि। चरण कमल, कमल रूपी चरण। कर कमल, कमल रूपी कर, कमल जैसे कर। पुत्र रतन, रतन जैसा पुत्र। और बाकी मैंने समझा ही दिया। ये था बेटा आपके समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और ये था आपकी समास की परिभाषा। और बहुत अच्छी तरह से बेटा हमने पूरा चैप्टर जो है, पूरा एक टॉपिक 2 वीडियो में ख़त्म कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।